केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में कहा कि मंदिर को मिटाने वाले इतिहास के पन्नों में सिमट गए हैं, लेकिन सोमनाथ आज भी अडिग खड़ा है, जो भारत की आस्था और शक्ति का प्रतीक है। और उन्होंने उन ताकतों के बारे में भी चेतावनी दी जो आज भी विभाजन और विरोध की कोशिशें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट को संबोधित करते हुए कहा कि पहले उन्होंने मोरबी, जामनगर और राजकोट को मिनी जापान बनने की बात कही थी, जिस पर कई लोगों ने मजाक उड़ाया था। लेकिन आज वही क्षेत्र 2.5 लाख से अधिक छोटे बड़े व्यवसायों एमएसएमईज का घर है, जहां स्क्रू ड्राइवर से लेकर ऑटो पार्ट्स, मशीन टूल्स, हवाई जहाज, फाइटर प्लेन और रॉकेट तक के पार्ट्स बनाए जाते हैं। और यही सौराष्ट्र कच्छ भारत की तेज आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों के एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक रविवार शाम को कम से कम 5 संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे गए, जिनमें से कुछ भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर थोड़ी देर मंडराए और फिर वापस पाकिस्तान की ओर चले गए। सुरक्षा बलों ने इन गतिविधियों के बाद ग्राउंड पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं उन्होंने हथियार, विस्फोटक या अन्य संदिग्ध सामग्री गिराई है या नहीं। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में सेना ने गनिया कैल्सियन गांव के ऊपर ड्रोन देखकर मशीन गन से जवाबी गोलीबारी भी की। अन्य जिलों जैसे सांबा और पुंछ में भी ड्रोन जैसी वस्तुएं घूमती देखी गई, जिससे सीमा सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 12 जनवरी 2026 को सुबह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV-C-62 रॉकेट के जरिए अन्वेषा यानी EOS-N1 नामक पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जो देश का 2026 का पहला मिशन है और लगभग 600 किलोमीटर की ऊंचाई से उच्च रेजोल्यूशन इमेजिंग करेगा। ये DRDO द्वारा विकसित हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह सीमा निगरानी, सुरक्षा और दुश्मन के छिपे निशानों का पता लगाने में बेहद उपयोगी होगा, जिससे झाड़ियों या कठिन इलाकों में छिपे हुए लक्ष्यों की तस्वीरें भी ली जा सकेंगी। इसी मिशन में इसके साथ अन्य सहयात्री सैटेलाइट भी कक्षा में स्थापित किए जाएंगे, जिससे भारत की अंतरिक्ष आधारित निगरानी और डेटा संग्रह क्षमताओं को और व्यापक बनाया जाएगा। तेलंगाना के हनमकोंडा जिले में 3 दिनों के भीतर लगभग 300 आवारा कुत्तों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले ने चिंता बढ़ा दी है, जहां शायमपेट और एरपल्ली गांव में 6 से 8 जनवरी के बीच कुत्तों को जहर देकर मारने का आरोप लगाया गया है। पशु कल्याण कार्यकर्ताओं ने शिकायत के आधार पर सरपंचों, ग्राम पंचायत सचिवों और 2 नियुक्त व्यक्तियों सहित कुल 9 लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया है, जिसमें आरोप है कि स्थानीय अधिकारियों ने इन लोगों को कुत्तों को विष देकर खत्म करने के लिए रखा और मृत कुत्तों के शवों को गांव के बाहरी हिस्सों में फेंक दिया। पुलिस जांच जारी है और घटना ने पशु संरक्षण एवं स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात करेंगे, जो अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर हैं, और दोनों नेता साबरमती आश्रम का दौरा करेंगे तथा महात्मा गांधी की विरासत को याद करेंगे। इसके बाद वे साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग यानी काइट महोत्सव 2026 में भी हिस्सा लेंगे, जहां पर पारंपरिक और वैश्विक प्रतिभागी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और फिर गांधीनगर में द्विपक्षीय बातचीत के लिए बैठेंगे, जिसमें भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। तेलंगाना के खम्मम जिले में पुलिस ने 547 करोड़ रुपए के बड़े साइबर फ्रॉड से जुड़े म्यूल बैंक अकाउंट रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 24 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला कि गिरोह ने 2022 से 2025 तक नौकरी, बिजनेस और पैसे का लालच देकर कई लोगों के नाम पर बैंक खाते खुलवाए और उनके इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स का दुरुपयोग करते हुए धोखाधड़ी से प्राप्त पैसे को विदेशी खातों और क्रिप्टो करेंसी में जमा स्थानांतरित किया, जिससे कुल 547 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। पुलिस इस साइबर नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और बचे आरोपियों की तलाश जारी है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि संगठन बदल नहीं रहा है, बल्कि समय के साथ क्रमशः विकसित होकर अपने मूल स्वरूप को सामने ला रहा है और लोग इसी विकास को कभी कभी बदलाव के रूप में देखते हैं। उन्होंने ये बात दिल्ली में शतक नामक फिल्म के संगीत एल्बम के विमोचन कार्यक्रम में कही, जो संघ की 100 वर्ष की यात्रा पर आधारित है, और इस मौके पर 2 गीतों का लोकार्पण किया गया, जिनमें भगवा है अपनी पहचान भी शामिल है। भागवत ने संघ और उसके संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के बीच समानता की बात करते हुए कहा कि संगठन की नींव आज भी उसी विचार और भावना पर कायम है जैसा कि शुरू में थी। दिल्ली में बुजुर्ग एनआरआई दंपत्ति को 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर करीब 15 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें साइबर ठगों ने खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पुलिस या जांच एजेंसी के अधिकारी बताकर दंपत्ति को फोन पर डराया धमकाया और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कानूनी मामलों में फंसने का झूठा हवाला देकर लगातार वीडियो कॉल से उन्हें डिजिटल अरेस्ट में रखा। ठगों ने 8 अलग अलग ट्रांजैक्शंस के जरिए दबाव बनाते हुए विभिन्न बैंक खातों में कुल लगभग 14.85 करोड़ रुपए से 15 करोड़ रुपए तक ट्रांसफर करवाए, ये कहते हुए कि ये जांच या जमानत शुल्क और जांच प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, और वापसी के वादों के साथ दंपत्ति की जिंदगी भर की जमा पूंजी हड़प ली। घटना तब उजागर हुई जब पीड़ितों ने पुलिस से संपर्क किया और ये पता चला कि वे एक साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भोपाल में सामने आए एक मामले में आरोप है कि पति ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर सब इंस्पेक्टर बनवाया, लेकिन नौकरी लगते ही पत्नी ने तलाक की अर्जी दे दी है। पति पेशे से पंडिताई करता है और उसका कहना है कि पत्नी को अब उसके पहनावे, काम और चोटी रखने से शर्म महसूस होती है, इसी कारण वो साथ रहने को तैयार नहीं है। पति का आरोप है कि उसने पत्नी की पढ़ाई और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में हर तरह से सहयोग किया, लेकिन सफलता के बाद पत्नी ने सामाजिक हैसियत और सोच में अंतर का हवाला देते हुए रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया है। मामला अब अदालत में है और दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। वहीं एक घटना शिक्षा, सामाजिक सम्मान और वैवाहिक जिम्मेदारियों को लेकर नई बहस खड़ी कर रही है। भोपाल का कुख्यात अपराधी रहमान डकैत, जो 14 राज्यों की पुलिस को वांटेड था, को आखिरकार सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक रहमान पिछले 20 वर्षों से कानून को चकमा देता आ रहा था और अलग अलग राज्यों में अपनी पहचान बदलकर रह रहा था। उस पर डकैती, लूट, हत्या की साजिश और संगठित अपराध से जुड़े कई गंभीर मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि रहमान लग्जरी कारों और अरबी घोड़ों का शौकीन था और अपराध की कमाई से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। उसकी गिरफ्तारी को पुलिस एक बड़ी सफलता मान रही है और अब उससे पूछताछ कर उसके नेटवर्क, सहयोगियों और अवैध संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है। जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर ने एक वायरल ऑडियो क्लिप में दावा किया है कि संगठन के पास हजारों फिदाई तरियातंकी हैं और उनका प्रशिक्षण पूरी तरह से युद्ध तैयार है। अजहर ने कहा कि जैश की ताकत जब सामने आएगी तो पूरी दुनिया में शोर मच जाएगा, जिससे सुरक्षा एजेंसियों और आम जनता के लिए गंभीर खतरे की चेतावनी है। ऑडियो क्लिप में उसने आगे ये भी कहा कि संगठन अपनी रणनीति और हमलों की योजना को लगातार अपडेट करता रहा है, जिससे इलाके और सीमाओं की सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ सकता है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस ऑडियो क्लिप और जैश के नेटवर्क की गहनता से जांच कर रही हैं और हर स्थिति के लिए सतर्कता बढ़ा दी गई है। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बीच अब तक 538 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 10,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देश में जारी अशांति को लेकर ईरान सरकार ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है, कहा कि यदि किसी तरह का हमला किया गया तो ईरान पलटवार करेगा। हिंसा की वजह से देश के कई इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इंटरनेट और संचार माध्यमों पर नियंत्रण कड़ा कर दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरान में मानवाधिकार की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लोकप्रिय रियलिटी शो इंडियन आइडल 3 के विजेता प्रशांत तमांग का निधन हो गया है। उनके निधन का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है। प्रशांत तमांग ने टीवी और फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई थी। वे पाताल लोक सीरीज में नजर आए और बॉलीवुड फिल्म सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान में भी काम किया था। प्रशांत की आकस्मिक मौत से उनके फैंस और संगीत प्रेमियों में गहरा शोक है और सोशल मीडिया पर उनके लिए श्रद्धांजलि संदेशों की भरमार है। भारत ने 2026 का पहला वनडे मैच जीतकर शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें उसने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। भारतीय टीम की जीत में विराट कोहली ने 93 रन बनाकर अहम भूमिका निभाई, जबकि कप्तान गिल ने ताबड़तोड़ 50 लगाई। इसके अलावा श्रेयस अय्यर ने 49 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसने टीम को लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद की। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज की शुरुआत मजबूत तरीके से की और दर्शकों को रोमांचक क्रिकेट का आनंद दिया।
केरल की बेटियों ने नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट में जीत हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया। महिला वर्ग में उनकी उत्कृष्ट खेल भावना और टीम वर्क ने सभी का ध्यान खींचा। पुरुष वर्ग में इस टूर्नामेंट में रेलवे टीम का दबदबा देखने को मिला और उन्होंने कई मैचों में शानदार प्रदर्शन किया। विजेताओं को सम्मानित करने के लिए केरल के डिप्टी सीएम ने पुरस्कार और ट्रॉफी प्रदान की, जिससे खिलाड़ियों का उत्साह और बढ़ गया। टूर्नामेंट ने खेलों में नई प्रतिभाओं को मंच दिया और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। भारत के विभिन्न राज्यों में 12 जनवरी 2026 को मौसम शुष्क और ठंडा बना हुआ है। उत्तर भारत जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस है, अधिकतम 18 से 22 डिग्री तक। कोहरा और धुंध छाई हुई है, दृश्यता कम। मध्य भारत जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का मौसम साफ, तापमान 12 से 25 डिग्री। दक्षिण भारत जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में 20 से 30 डिग्री, आर्द्रता अधिक। पूर्वोत्तर में असम आदि में हल्की बारिश संभव है, तापमान 15 से 25 डिग्री। इसके साथ ही केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।